स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। तो नोट्स बनाते चलें और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट में भी डाल देंगे, जिससे आप ज्वाइन कर लें। नोट्स बनाते रहें। यूट्यूब पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 की सभी विषय की क्लास फ्री में कराई जाएंगी। कोई शुल्क नहीं होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। समझते हैं दोस्तों। अनुकूलन, पहले इसे समझ लेते हैं। यदि आप शब्द का अर्थ समझ गए तो आप इसे अपनी भाषा में बनाकर भी लिख सकते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब यह है कि जैसे मौसम बदलता है तो आपने देखा है पक्षी वगैरह जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट में समझने के लिए। आप जो बताया उतना भी लिख सकते हो या फिर इसे डिटेल में समझते हैं। आकार, आकृति, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। या फिर अनुकूलन के लिए हमने बताया पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ये क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं समझते हैं। जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय, वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के अनुकूलन आप पढ़ेंगे। एक तो जलीय अनुकूलन पढ़ेंगे, स्थलीय अनुकूलन पढ़ेंगे, वायवीय अनुकूलन पढ़ेंगे। और इनका जैसे जलीय अनुकूलन पढ़ेंगे तो पेपर में पूछा जाता है जलीय अनुकूलन की विशेषताएं बताइए। तो जलीय अनुकूलन में क्या देखेंगे आप, जानवर, ठीक है, और पादप, जंतु और पादप, इनमें अनुकूलन देखेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। जलीय अनुकूलन यानी जलीय अनुकूलन की विशेषताएं यदि पूछी जाएंगी तो आप किस प्रकार लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। जो जलीय जीवधारी होते हैं उनका जो शरीर होता है वह पानी में रहने के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। यानी आपने देखा होगा मछली है, मछली क्या है, जल में रहती है। तो उनका जो शरीर होता है वो जल में रहने के लिए क्या है, अनुकूलित है। ठीक है, अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में संरचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जो उनकी शरीर की जो संरचना होती है उसके कारण वह जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। क्योंकि आपने देखा है मछली है वह गिल्स, ठीक है, उनके क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, उसमें उससे सांस लेती है। और त्वचा आप देखेंगे उसकी जो धारा रेखी, उसकी जो पंख भी होते हैं साइड से वो धारा रेखी होता है। ठीक है, इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखी होता है। चपटे उसमें पंख होते हैं जो तैरने में सहायक करते हैं। और गिल होते हैं श्वसन के लिए। तो ये आपने समझा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो हमने आपको जलीय अनुकूलन की विशेषताओं में ये बताया था। अब देखते हैं एक एक करके जलीय जंतुओं में अनुकूलन। जलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। जब डायरेक्ट पूछा जाए जलीय अनुकूलन की विशेषताएं तो आप जंतु और पौधे दोनों की विशेषताएं कंबाइंड लिख देना। यदि आपसे स्पेशल पूछा जाए कि जलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं बताइए तो आप ये लिख सकते हो या पॉइंटों में इसे बनाकर लिख सकते हो। एक हम आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं, फिर आपको पॉइंटों में
बताएंगे। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं जैसे क्लोम या जिसे गिल कहते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन नहीं होती है, पक्षियों में गर्दन होती है लेकिन मछली में गर्दन नहीं होती है, गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होते हैं। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के लिए अनुकूलन यानी श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार जो अन्य अन्य जलीय जंतुओं भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। जो और भी जलीय जंतु होते हैं उनमें इसी प्रकार की विशेषताएं होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार की विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे जल में निवास कर पाते हैं। जैसे मेंढक है, अब मेंढक के बारे में कुछ समझ लेते हैं। मेंढक के पश्चपाद यानी पीछे के जो पैर होते हैं में पाद जाल एकदम जाल सा बना होता है। जैसे हमारे तुम्हारे पैरों की जो अंगुलियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन उसमें क्या है, चपटी हुई होती हैं, यानी जाल सा बना होता है। पादप यानी मेंढक के पश्चपाद के पाद जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मेंढक है वो जल में किससे श्वसन करता है, तो मेंढक जल में त्वचा द्वारा, जब वह जमीन पर होता है, पानी के बाहर होता है, स्थल पर होता है, तो श्वसन फेफड़े से करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। तो धारा रेखित शरीर है, पंख हैं, गलफड़े या गिल्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा अनुकूलन अंग नहीं है, फेफड़ा, क्योंकि मछली तो जल में रहती है। जंतुओं के जल में रहने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं तो आप जो हमने आपको बताई है मछली वाली वही लिख देना। मछली में श्वास के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो गलफड़ा, ठीक है, या गिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे इसमें क्या कराएंगे, पॉइंटों के हिसाब से आपको बता देंगे जिससे आपको याद करने में सरलता हो। जलीय पौधों में अनुकूलन, अभी हमने बताए थे जलीय जंतुओं में अनुकूलन की विशेषताएं। ठीक है, और ये क्या है, जलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। इसे आप पॉइंटों में समझें, पॉइंटों में क्या है, जल्दी याद होगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट लिख देना। जो जल में जो पौधे होते हैं आपने देखा होगा, जलकुंभी, सिंगाड़ा, ये तो आपने ज़रूर देखे होंगे। जलकुंभी तालाब वगैरह जो गांव में होती हैं उनमें वो जलमंजनी बोलते हैं, वही जलकुंभी होती है। ठीक है, तो जलकुंभी, सिंगाड़े की बेल भी आपने देखी होगी। अब जो इनके पौधे होते हैं नज़दीक जाकर आप देखना इनको, तो इनके जो पौधे होते हैं वो एकदम शाइनिंग मारते हैं, ऐसा लगता है इन पर ऑयल लगाया हुआ है या मोम लगाया हुआ है। ठीक है, कोमल होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, स्पंजी टाइप के। आप इन्हें पकड़ के भी देखना तो समझते हैं। इन पौधे का तना कोमल तथा कमज़ोर होता है। इनमें पत्तियां पतली, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। इनमें पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, यानी जो पत्तियां होती हैं उनमें छेद नहीं होता, अगर छेद होगा, छिद्र होगा तो पानी भर जाएगा। जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं। तना तथा पत्तियां स्पंजी व हल्की होती हैं। इन पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है। इसीलिए तो ये जो जल में पौधे पाए जाते हैं वो सड़ते या गलते नहीं हैं। नहीं तो जो नॉर्मल जो ज़मीन पर पौधे पाए जाते हैं उन्हें आप पानी में डाल देंगे तो वो सड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो जो स्थल पर पौधे पाए जाते हैं वो जल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। तो इस प्रकार आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं, पौधे के जल में रहने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं, तो आप यही पॉइंट लिख देंगे, ये 5 पॉइंट।
जलीय पौधे के तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषताएं लिखिए। तो आप ये लिख देंगे यहाँ पर जो पत्तियों और तने की विशेषताएं बताई गई हैं, और उदाहरण में आप ये लिख देंगे जलकुंभी, सिंगाड़ा, हाइड्रला, कुमुदनी, कमल। ठीक है। अब देखते हैं, ये था जलीय अनुकूलन में हमने आपको जलीय अनुकूलन में जंतुओं में अलग विशेषताएं बताई और पौधों में अलग विशेषताएं बताई। अब देखते हैं स्थलीय अनुकूलन। तो स्थलीय अनुकूलन की विशेषताएं, तो स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन यानी स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। अब पॉइंट हम बताएंगे जिससे अच्छे से आपको याद हो जाए। तो स्थलीय जंतुओं में प्रचलन के लिए 4 पाद, पाद माने होता है पैर, होते हैं। तो स्थल पर जो जानवर पाए जाते हैं चलने के लिए 4 पैर होते हैं। जैसे आपने देखा है गाय, भैंस, बकरी, ये सभी। इसमें सांस लेने हेतु विकसित स्वतंत्र तंत्र होता है। सांस लेने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र तंत्र होता है पूरा। स्थलीय जंतु जैसे आपने बिल्ली देखा है, कुत्ता, शेर, बकरी, हिरन, गाय, ये सभी क्या हैं? स्थलीय जंतु हैं। यह फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से सांस लेते हैं। अब स्थलीय अनुकूलन में आप देखेंगे पौधे की विशेषताएं। तो स्थलीय पौधे को पादप भी कहते हैं। कहीं अगर पौधा ना लिख के पादप लिख दे तो इसका मतलब पौधा ही है। स्थलीय पादप में अनुकूलन हेतु विशेषताएं, इसे समझते हैं। तो इसका जो तना होता है वो मजबूत तथा पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। अधिक जल में यह सूख जाते हैं। जो स्थल पर पौधे पाए जाएंगे और उन्हें क्या है, अधिक जल में, जैसे बाढ़ फाड़ आ जाए या फिर कहीं जल में पानी भर दिया जाए, ज़्यादा लगातार पानी भरा रहे 1-2 महीने तक, तो पौधे क्या है, सूख जाएंगे। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। तो इनमें क्या होते हैं? रंध्र होते हैं पत्तियों में, उससे क्या है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। जड़ तंत्र क्या है? अधिक विकसित होता है। जैसे आपने नीम का पेड़ देखा है, पीपल का पेड़ देखा है, शीशम का पेड़ देखा है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? जो स्थल पर पेड़ पाए जा रहे हैं वो आप देख सकते हो, क्योंकि आपके आसपास जो पेड़ हैं वो सभी क्या हैं? स्थलीय पौधे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थलीय अनुकूलन या फिर पर्वतीय अनुकूलन या मरुद्भिद अनुकूलन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं देखेंगे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है। जो मरुस्थल में पाए जाते हैं ना, जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है मरुस्थल में, तो ऐसी जगह जानवरों में आप जानते हो ऊंट। ठीक है, उसी के अनुसार आप लिख सकते हो। इसकी त्वचा खुरदरी होती है। इसमें जल संचय करने की क्षमता होती है। इनके शरीर पर अधिक बाल होते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं। मरुस्थलीय जंतुओं के तलवे गत्तेदार होते हैं। तो ये विशेषताएं आप लिख सकते हो। और ये डीएलएड की जो बुकें हैं, ठीक है, उनमें ये टॉपिक सही से नहीं समझाए गए हैं। हम आपको बता दें, हम आपके सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक से नोट्स बनाते हैं। इसलिए जो छात्र बुक लेने की सोच रहे हैं तो ना लें। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हम आपको एक्स्ट्रा बुक से ज़्यादा करा देंगे। आप हमारी प्रॉपर वीडियो देखें, फ्री वीडियो हैं। अगर बुक लेंगे, यदि कोई पैसे वाला ज़्यादा है तो ले सकता है, क्योंकि 800 से 1000 के बीच में बुक आपको मिलेंगी। ठीक है, ठाकुर पब्लिकेशन की ले लेना, अच्छी बुक हैं। यदि जो ज़्यादा ही लेना चाहता है तो देखते हैं दोस्तों मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें अभी जानवर के बारे में देखा था, अब पौधे के बारे में देखते हैं। जो पौधे जो भी वहाँ पर होंगे तो ऐसे पौधे होंगे जिन्हें पानी की कम आवश्यकता हो, तो उनकी बनावट भी उसी प्रकार होती है कि यदि धूप में वह जो उनके अंदर पानी है वो बाष्प बन के उड़े नहीं। ठीक है, यदि बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी तो बाष्प बन के तो उड़ ही जाएगा। तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं।
समझ रहे हो? समझते हैं। बाष्पोजन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां नुकीली तथा कांटों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे आपने नागफली देखा होगा, सतावर देखा होगा, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती हैं। तना चपटा, हरा व स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। जैसे नागफनी है आपकी। जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। पत्तियों में रंध्र, जो रंध्र होते हैं वो गड्ढों में धसे होते हैं, जिससे बाष्पोजन की क्रिया कम होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हैं। और आपके पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो हमने आपको बताया है नुकीली क्यों होती हैं, क्योंकि बाष्पोजन क्रिया कम करने के लिए। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं जंतुओं के लिए और पौधों के लिए, हमने आपको बता दी दोनों। तो ये यही हैं। अब देखते हैं वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं। वायवीय मतलब जो वायु में रहते हैं, हवा में रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं एक एक करके समझते हैं। इनका शरीर छोटा होता है, शरीर हल्का होता है, इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, यह उड़ते समय 2 जोड़ी पंख फैलाते हैं। इसमें कौन कौन आता है? जो भी आपके कीट हैं वो सभी आएंगे, तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे, कीट के अंतर्गत। अब देखते हैं पक्षी। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं, इसे समझते हैं। इनके शरीर का जो आकार है वो नौकाकार होता है तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद, जो आगे के पाद होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमारे तुम्हारे जो हाथ होते हैं, तो इसी प्रकार आप समझ सकते हो। जैसे जो जानवर होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, 2 आगे के 2 पीछे के। तो इनके क्या है, आगे के जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, इनका शरीर हल्का होता है। इनकी अस्थियां यानी हड्डियां जो होती हैं वो खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का होता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। तो इसमें सभी पक्षी आ जाएंगे, कबूतर है, तोता है, गौरैया है, कोयल है, जो भी आपके गिद्ध वगैरह जो भी हैं वो सभी आप लिख सकते हो। ये प्रश्न पूछा गया था, कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी कौन सी है? युगलीना है। तो ये आपने समझा। और आप मैसेज कर रहे थे किताब के लिए, तो हम आपसे कहेंगे बीटीसी की किताब यदि किसी ने ली हो, यदि आपके सहपाठी ने ली हो, बीटीसी यानी डीएलएड, तो डीएलएड की यदि किताब ली हैं उसे एक बार देखना, और जो हम वीडियो बना रहे हैं उसे एक बार देखना। और जो वीडियो में हमने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे हैं, बताए हैं, तो उसे आप एक बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन किताबों में डिटेल में नहीं है। जो पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उनसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? हम नोट्स बनाते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको ध्यान में रख के, तो उस टॉपिक में वो सभी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो बुक लेना और ना लेना ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि कंप्लीट सिलेबस हम करा देंगे। बुक से ज़्यादा मटेरियल होगा, सरल भाषा में होगा। ठीक है, ये हमारे नोट्स हाथ के बनाए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप बुक लें, लेकिन रेगुलर क्लास देखते रहें, नोट्स बनाते चलें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। लेकिन इतना कर सकते हो कि अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। फ्री में वीडियो आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रत्येक विषय के प्रत्येक टॉपिक को यूट्यूब पर फ्री कराएंगे। ठीक है,
तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इस चैनल पे आ गए हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाते चलें। थैंक यू दोस्तों।